हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उनके लिए है जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यूपी में वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी की। तो तैयारी को आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि डेली 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करें। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। और अपने बारे में अगर हम कुछ बताएं तो वर्तमान में हम बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं। जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ था उसके तहत मेरी पोस्टिंग हुई है। तो आप तो पूरे विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ जारी रहे। और साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ के तहत हम 5000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लगभग 5000 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं जीके के तो काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी हो जाएगी जीके की। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो यहाँ पर ही इसको एक टेस्ट की तरह है कि आप लोगों को बताना है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, 31 जनवरी 1601 या फिर 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही आंसर की, तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा 31 दिसंबर 1600। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो बताएंगे आप लोग कि जो ऐहोल अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या फिर रुद्रवर्मन। तो बात करें यदि हम ऐहोल अभिलेख की, तो ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो इनमें से कौन शामिल नहीं था, जो उग्र राष्ट्रवादियों का एक वर्ग था वो एक ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे, लाल बाल पाल, यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें पूछा गया है कौन शामिल नहीं था, तो शामिल जो नहीं थे वो हैं गोविंद रानडे, यानी कि आंसर जो हमारा सही है वो सही हो जाएगा गोविंद रानडे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबको पता भी होगा कि जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, लॉर्ड वेवेल, वेलिंगटन या लिनलिथगो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताएंगे कि किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जो महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है वो महावस्तु है और इसका संबंध किस शाखा से है, महायान, हीनयान, वज्रयान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करते हैं जो महावस्तु है तो इसका संबंध है महायान शाखा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था, दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या फिर बुलंद दरवाज़ा। तो जो अकबर ने उपासना भवन बनाया था उसका नाम था इबादत खाना। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और इनको अच्छे से करके याद रखना है आप लोगों को। आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। तो देखिए ये चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है इसके लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, तो ये जीता था इन्होंने लिबरल पार्टी पर। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था।
समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त। तो बताएंगे आप लोग कि जो भारत में हुणों का आक्रमण है ये किस शासक के समय में हुआ था, यानी कि जो प्रथम आक्रमण हुआ था हुणों का, तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो बात करते हैं तानसेन और बैजू बावरा की, तो ये थे अकबर के शासनकाल में। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है? तो जो न्यू कैसल पोर्ट है ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो हम बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ये अक्षांश रेखाओं के समांतर होती हैं, इनकी संख्या 180 होती है, या फिर देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, या फिर देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो संबंध में कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं वो ग्लोब पर इस तरीके से होती हैं और विषुवत रेखा ऐसे रहती है। तो जो भी ये रेखाएं हैं ये एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाके मिलती हैं। तो जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं इनकी दूरी, इनके बीच की जो दूरी रहती है, दो रेखाओं के मध्य की दूरी, वो कम होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अनुक्रम देखेंगे, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो सभी ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले आएगा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ और फिर सबसे दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो अगर हम बात करते हैं सही ऑप्शन की, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? महानदी, कोसी, दामोदर, गंडक। तो यदि हम बात करते हैं कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो वो है कोसी नदी। और ये बिहार की प्रमुख नदी है जो बिहार में अपना मार्ग परिवर्तित करके बिहार में काफ़ी विनाश लाती है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटेराइट, रेगुर या काली मिट्टी। तो इसके लिए आप लोग बताएंगे कौन सी मिट्टी है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा लेटेराइट मृदा। आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रकाश के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो प्रकाश की यदि हम बात करते हैं तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी जो प्रकृति है वो कण के रूप में होती है, कण प्रकृति का है, और ये ऊर्जा का भी एक रूप है। तो बात यदि हम करें तो यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हमने जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन लिए हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारे चीज़ हैं, मतलब सारे विषय इसमें लिए हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर मल्टीप्लेक्सिंग। तो यदि हम बात करें कि बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है तो इसमें होती है किण्वन की प्रक्रिया।
अगला हमारा क्वेश्चन है, एक वर्ग ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर का पता नहीं लगाया जा सकता। तो यदि हम बात करें कि जो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो जो परमाणु का आकार है वो क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो यदि हम बात करें कि जो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है वो किस कारण से होता है? तो ये होता है हमारा धूलकण के कारण से। अगला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो होती है 0। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो जो सर्प विसरोधी सुई होती है वो किस तत्व का यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक या फिर क्लोरीन यौगिक। तो अगर बात करें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वर्ण यौगिक। जैव सेल क्या है? कोयला है, एलपीजी है, प्राकृतिक तेल, पेट्रोल। तो देखिए यहाँ पर जैव सेल पूछा है, अगर जैव ईंधन पूछता तो ये सभी जैव ईंधन ही हैं। जैव सेल पूछ रहा है तो सेल यानी कि सेल से मतलब जो पत्थर के तरीके हो। तो यहाँ पर एलपीजी गैस है, तेल ये, और पेट्रोलियम ये भी मतलब ऑयल की तरह ही है। तो यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा? कोयला, यानी कि जैव सेल है कोयला। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कार्ड या फिर सेरेब्रम। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा कि जो याददाश्त का संबंध है वो मस्तिष्क के किस भाग से है? तो वो है हमारा सेरेब्रम से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। मतलब एक ऐसे जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है जो दिखता किसकी तरह की है? पक्षी की तरह, और उसकी जो अन्य विशेषताएं हैं वो कैसी होती हैं? सरीसृप के जैसी होती हैं। तो डोडो, आर्कियोप्टेरिक्स, राजहंस या फिर माउस बोर्ड। तो इसके लिए जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कियोप्टेरिस। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो मानव शरीर में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर मापा जाता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वोल्टमीटर का, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा या फिर भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत की संसद। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, भारत की संसद, यानी कि जो भारत की संचित निधि है वो भारत की संसद के अनुमोदन पर उससे पैसा निकाला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में
विधि के समझ समता किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर ब्रिटेन का संविधान। तो यदि हम बात करते हैं विधि के समझ जो समता है किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है किसमें? भाग 20 में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर लॉर्ड मिंटो। तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या फिर गोल्डन क्रांति। तो प्याज और झींगा उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वो है गुलाबी क्रांति। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। IMF और WTO, विश्व व्यापार संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, या अगला ऑप्शन है WTO और गैट। तो यदि हम बात करें ब्रेटन वुड्स जुड़वा, तो ये जाना जाता है IMF और विश्व बैंक को। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1949 में, 55 में या फिर 1969 में। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वी.डी. सावरकर, के.वी. हेडगेवार या फिर B.S. मुंजे या M.S. गोलवलकर। तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार मूलतः है वो किसका है? वो है वी.डी. सावरकर का। भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील या फिर अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में आयकर है तो यह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये है केरल का, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश का। तो ये है आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? कबड्डी से, मलखम्ब, तलवारबाजी या फिर कुश्ती से। तो यदि हम बात करते हैं हिमानी उत्तम पर्व, इसका संबंध है मलखम्ब से। ऑप्शन बी सही रहेगा। निपख आंदोलन के प्रणेता थे चैतन्य, ज्ञानेश्वर या फिर दादू दयाल या नामदेव। निपख आंदोलन आपको याद रखना है। इसके प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे दादू दयाल, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक, शक, सीथियन या फिर कुषाण ने। तो यदि हम बात करते हैं द्रकमा सिक्का की, तो ये चलवाया था ग्रीक ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या होता है? खादर, उर्वरा, रेगुर या फिर ऊसरा। तो जो बाढ़ के दौरान नए एल्यूमिनियम का जमाव होता है वो हमारा खादर कहलाता है और ये काफ़ी उपजाऊ होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है क्या कहलाता है? हेलोक्लाइन, थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन या फिर हेलीस्फीयर। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थर्मोक्लाइन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार या फिर बीमा क्षेत्र से।
तो जो बेसल मापदंड है ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही रहेगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिशेलेट ने, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स या फिर अर्नाल्ड टॉयनबे ने? तो ये किया था अर्नाल्ड टॉयनबे ने। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 15 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो, या आर्टिकल 16 के, या आर्टिकल 19 के। तो यदि हम बात करें कि जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं वो इनमें से तीनों आर्टिकल के हैं, यानी कि 15, 16, 19। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो बताएंगे आप लोग। जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक, 38 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है 14 दिनों तक। वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 2 माह या फिर 6 माह? तो ये होना चाहिए हमारा 2 माह के अंदर अंदर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1962 में, 63, 64 या फिर 61 में? तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये लाया गया था 1963 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? आर्टिकल 37, 38, 39 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यदि हम बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 37 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। तो और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आज 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया 5000 क्वेश्चन तक चलेगी। तो आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।